पुरअमन तरीके से जाना चाह रहे थे, लेकिन हुकूमत ने अपने ओछे डंडे इस्तेमाल किए, हम पर बेजा लाठी चार्ज किया। कभी कोई जालिमाना अवाम दुश्मन हुकूमत आई नहीं है, तो इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे जाए इसके कि जो मुजाहिरीन हैं उनसे बातचीत की जाए। इस तरह का लाठी चार्ज, जो हड़ताल पे गए हैं वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, वो 1 साल जेल में भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ पर भी सरकारी शोबे में चलने वाले इदारे खसारे में जाते हैं और अक्सर जगह खसारे में जाते हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन भी होती है, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग भी की जाती है और उसके ख़िलाफ़ जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज के लिए सड़कों पे भी निकलते हैं, स्याह पट्टियाँ भी बांधते हैं, रैलीज़ भी निकालते हैं। लेकिन शायद ये तरीका किसी महज़ब दुनिया में आपको देखने में नज़र नहीं आया होगा कि इनोसेंट प्रोटेस्ट ऑपरेशन अभी चल रहा हो कि हमारी नौकरियों को ख़तरे पे मत डालें, हमारी रोज़ी रोटी पे लात मत मारें, उनके ऊपर गोली चला दी जाए। आज लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ। ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे खूनी वाक़यात हुए हों, लेकिन बाज़ चीज़ें बहुत परेशानी का बायस होती हैं। जब भी आप सरकारी शोबे में चलने वाले इदारे को बेचने जाएंगे, प्राइवेटाइज़ करेंगे, उसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगी और रेजिस्टेंस को रोकने के लिए आम तौर पर वर्कर्स के साथ बातचीत की जाती है कि आपके जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, आपको बेरोज़गार नहीं किया जाएगा या सड़कों पे नहीं भेजा जाएगा। लेकिन कहीं पे भी कोई ये तरीका तो नहीं अपना पाता कि अपनी फोर्सेस को, अपने मुसल्लह जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें से किसी को कहे कि जाओ इनके ऊपर गोली चला दो। आज जब एहतजाज शुरू हुआ तो पुलिस भी थी और रेंजर्स भी थे। एक मौके के ऊपर तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर लेकिन न जाने क्या हुआ, मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। उस क्लिप में एक तरफ तो बैटन चार्ज कर रहे हैं रेंजर्स वाले, वो रेंजर्स वाले इधर से पीछे से बैटन चार्ज कर रहे हैं, आगे वर्कर्स हैं PIA के, और एकदम से आवाज़ आती है। और हमारा लड़का साथ फैसल भी खड़ा था, अशरफ खान भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इनको लगा कि शायद कोई ज़ोरदार धमाका है या कोई आवाज़ आई है, क्योंकि जो लोग गोलियां चलाते नहीं हैं आमतौर पर वो गोलियों की आवाज़ से भी उतने वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन बाद में जब हम उस क्लिप को सुनते हैं तो वो वाज़ेह तौर पर लगता है कि फायर हुआ है, दूसरी तरफ से हुआ। करने वाला कौन है, मैं किसी का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं जितने लोगों से मिला हूँ हर एक की अपनी राय है। लेकिन मैं उस राय को अभी दोहराऊंगा नहीं, बगैर किसी सबूत के किसी के साथ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। पुलिस वालों से भी बात की है, रेंजर्स वालों से भी बात की है, सारे अपने हाथ साफ करके दिखा रहे हैं, इसलिए मैं अभी नाम नहीं किसी का लूँगा। पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाऊँगा जो इससे ज़्यादा हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। सुबह से बहुत तलाश की, मैं आज ही में था, सारा दिन लोगों से बात की, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं मैं पिछले चंद मिनट में इन सब से दरख्वास्त की कि अगर किसी के पास कोई फ़ोटो है या क्लिप है तो मेरे साथ प्लीज़ डू शेयर। मैं स्क्रीन पे डालूंगा, उसको रोकूंगा नहीं, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ भी होगा, रोकूंगा नहीं, चलाऊंगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लिप नहीं है। जो बेस्ट क्लिप अवेलेबल है वो समा की अपनी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि समा के रिपोर्टर्स एक तरफ वो फैसल खड़े थे और दूसरी तरफ हमारे वो अशरफ खड़े थे और लाइव कर रहे थे रिपोर्ट जिस वक्त ये फायर होता है। दिखाइएगा वो पहले रिपोर्ट, वो छोटा सा एक क्लिप है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद वो इनके पहले शख्स जो ज़ख्मी हालत में जिनको उठाया गया, जिनकी बाद में वफ़ात होगी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि ये क्या हुआ और इसके हमारा माइंडसेट क्या है, अपने लोगों के साथ हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। दिखाइएगा वो क्लिप। जी, ये बेस्ट अवेलेबल उस जगह का एक मंजरनामा है अभी तक जो दस्तयाब है। इससे हट के कुछ भी मुझे मिल पाया तो पूरी कोशिश करूँगा, इन सब के लोगों के सामने कह रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपको ज़रूर दिखाया जाए। लेकिन अभी तक इससे बेहतर दस्तयाब नहीं है। सारे दिन से सुबह से हम जुस्तजू में हैं कि मिल जाए, उस शख्स का पता चल जाए जिसने अपने लोगों पर गोली चलाई है। लेकिन सिवाय ज़बानी इल्ज़ामात के अभी तक मैं कुछ साबित नहीं कर सकूँगा। अली रज़ा आबदी साहब MQM से इस वक्त हमारे साथ हैं और बाकी लीडरान भी हमें ज्वाइन करेंगे।
और इनसे पूछते हैं कि इस वाक़े में हमारी जो लीडरशिप है वो क्या कहना चाहेगी कि अपने लोगों के ऊपर। ये अपने लोग हैं, PIA के एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन हमारे अपने भाई हैं। किसी का बेटा होगा, किसी का खामिंद होगा, किसी का बाप होगा। अली साहब, ये जो आज जिस तरीके से हमने इन लोगों को डील किया, पसंद है किसी की निजकारी या नहीं पसंद है, हर एक का अपना मौक़िफ़ हो सकता है। इन्होंने स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं, हो सकता है मेरा दिल करे इसका कल सुबह प्राइवेटाइज़ कर दें, लेकिन मैं कभी इनको मारना नहीं चाहूँगा। ये तो मेरे अपने लोग हैं ना। और डंडा मारना तो एक तरफ रह गया, ये तो गोली चली है आज। ये क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था और PIA के जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि पूरी ऑपरेशन चल रहा था, किसी को इफेक्ट नहीं हुआ था और ये साइड पे अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, बिकॉज इनकी अपनी कोई रिजर्वेशंस हैं जो ये समझते हैं कि जिसकी वजह से इनको नुकसानात बाद में पहुंच सकते हैं। उस पे स्टेट की ब्रूटैलिटी, इस तरह लाठी चार्ज करना, वाटर कैनन डालना और फिर उसके बाद स्ट्रेट फायर करना लोगों पे, जिसमें कोई 30-35 इनके ज़ख्मी हुए हैं और 2 से 3 शहादतें हुई हैं। ये किसी भी जमहूरी दौर में का इंसिडेंट नहीं लगता। ये आमराना दौर के जो एक दफ़ा पहले हुआ करते थे कि अपनी आवाज़ को, दूसरे की आवाज़ को दबाने के लिए और उसके लिए जो ताकत इस्तेमाल होती थी, उस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे थे, लेकिन रेंजर्स और पुलिस से कराची में ही ये एक्टिविटी कराई गई। कराची के लोगों को उनका खून इतना सस्ता है कि उनके ऊपर स्ट्रेट फायर्स किए गए। नहीं, ये कराची के लोगों का नहीं है। देखें, ये हमारा माइंड सेट है। कुछ आपने लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। वो आरिफ अलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ अलवी साहब, आप भी आइएगा। आरिफ अलवी साहब भी हमारे साथ हैं, सईद गनी साहब भी हमारे साथ हैं, और भी अभी मेहमान आएंगे। एक दिल जिगरा चाहिए होता है। आपने तो कराची के अवाम की बात की, मुझे याद पड़ता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अपने स्कूल कॉलेज की किताबों में जलियांवाला बाग का तज़किरा पढ़ा था। उसके बाद हमने लाहौर मॉडल टाउन में ऐसा होता देखा था कि कहा कि इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, गेट लगा लिया गली के आगे निकल कर। ये अलवी साहब की जमात तो बाकायदा इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रही थी। हमारे सीधी गोलियां चलाई थी। ये हम लाहौर का वाकई, इन्होंने कराची का तज़किरा किया ना, हम अपने लोगों को अब ट्रीट ही ऐसे करते हैं। वो तो अंग्रेज़ को कहते थे इसने पाकिस्तानियों को या हिंदुस्तानियों को, मुसलमानों को मारा इसने, इसको क्या बोलेंगे ये जो लाहौर कराची में मार रहे हैं। आज क्या हुआ भाई साहब? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सब बड़े अफसोस की बात है, मजम्मत इन्होंने की, सब ने की, मगर किस लिए मारा यार? प्राइवेटाइजेशन की खातिर? मैं कहता हूँ 3 जाने क्या, 1 जान भी उस पर भारी है। और ये बताइए कि ये हुकूमत को बार बार ये कहा गया, बहुत सारे यहाँ PIA के लोग हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती रही और ये तय करते रहे कि यार इनको कंसल्टेशन में लो। हुकूमत झूठ बोलती रही असेंबली में कि हम प्राइवेटाइज़ नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पहले इन्होंने बिल फोर्स किया जब भी हमने कहा कि हालात की ख़राबी का इम्कान है, मगर मैं समझता हूँ कि IMF के आगे भीख मांगना, IMF के लोन्स की खातिर PIA को प्राइवेटाइज़ करना, उधर वादा करना कि हम 6 महीने में कर देंगे, इधर कहना कि नहीं करेंगे। फिर मुशाहिदुल्लाह साहब ने यह कहा कि जी हमने 6 महीने के लिए रुकवा दी। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की तरकीब जो है ना, ये मैं समझता हूँ जुल्म और ज़्यादती है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे कर्ज़े पर, हम लानत भेजते हैं ऐसी प्राइवेटाइजेशन पर जिसमें लोगों की जाने जाएँ। ये कोई अंधेरे है यार, ये वो ज़माना आ गया जिस ज़माने में मज़दूरों को मारा जाता था और कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ सब खड़े हो जाएंगे, एयरपोर्ट बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें, ताकि हुकूमत को पता तो चले कि ये प्राइवेटाइजेशन इस तरह से नहीं हो सकता। अच्छा, सईद गनी साहब भी मेरे साथ हैं। सईद गनी साहब, आप भी यूनियन वगैरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहे हैं। कभी किसी भी मसले के ऊपर अपने लोगों के ऊपर सीधी गोली सीनों में चलाने का हुक्म दिया जा सकता है? देखें जी, इसका तो तस्वर करना भी मैं समझता हूँ कि किसी भी एक महज़्ज़ब माशरे में बहुत ही अजीब सी बात लगती है। लेकिन मलिक साहब, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, पिछले 2-3 दिनों से इनके वज़रा के और इनके जो पार्टी के ज़िम्मेदार लीडर्स हैं, उनके जो रवैये थे, उनमें जो तकब्बुर था, उनमें जो गुरूर था, उसमें जो एक बादशाहाना रवैया था, वो इस बात की अक्कासी कर रहा था कि इन्हें इन इंसानों का कोई एहसास नहीं है। वो कह रहे थे कि भाई जिसको जो नहीं आएगा हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। और बड़ी हैरत की बात, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि आज वज़ीर आज़म साहब ने इस वाक़े के बाद मीडिया से बात की है और उनके रवैये में भी वही गुरूर और तकब्बुर था। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी एक वाक़या हुआ है, बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, हम बैठेंगे, हम बात करना चाहते हैं, ज़िम्मेदारों को सजाएं देंगे। कोई बात नहीं की उन्होंने, और उल्टा वही रवैया है। ये मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म का रवैया जो है, वैसे ये आपको शायद हैरत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन 4 सद्दा का अटैक हुआ था तो वज़ीर-ए-आज़म
डेवॉस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्हें लगा कि 20 बच्चे हमारे मारे गए, कोई बात नहीं, डेवॉस की कॉन्फ्रेंस बड़े बेहतर आराम से है, वापस और फिर वापसी पे लंदन में आराम करके पाकिस्तान आए थे। ये ओवरऑल रवैया हमारा ऐसे ही है। आज एक वाकया हुआ और हर फर्द उसकी मजम्मत कर रहा है, हर फर्द ये कह रहा है कि जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं, और वज़ीर आज़म साहब से आज इसी वाकये के हवाले से पूछा गया और वो कहते हैं जी जो हड़ताल करेगा उसके साथ तो हम ये कर देंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे। तो थोड़ा सा मतलब मैं तो रवैये के ऊपर देखिए जी, बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा एटीट्यूड है कि जिसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम असेंबली में भी देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे देखते हैं कि जब आप कोई बिल लेके आते हैं या कोई सोल्यूशन लेके आते हैं, उसको डिफीट करना, उसके अगेंस्ट खड़ा होना, और फिर अपने तौर पे एक डिसीजन ले लिया कि जी PIA को प्राइवेटाइज़ करना है या फिर उसको कन्वर्ट करके कुछ शेयर्स बेचने की ये बात कर रहे हैं। हमने इनको यही सजेस्ट किया था कि जी एग्जिस्टिंग सेटअप जो आपका अभी करंट चल रहा है, इसमें आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और ला सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कि लैंडिंग राइट्स की बात आती है, फ्यूल प्राइसेस की कम होने की बात होती है, जिसकी वजह से जो लॉसेस PIA के अभी हो रहे हैं वो 50% पे आ चुके हैं 2014-15 तक। और अगर 15-16 तक यही ट्रेंड चलता रहा और इसी तरह नेचुरल एक एडवांटेज मिलता रहा फ्यूल प्राइसेस के हवाले से, तो ये लॉसेस भी कवर हो सकते हैं इसके। और अगर एम्प्लॉयमेंट की ये बात करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा ओवर एम्प्लॉयड है, तो पिछले 3 साल में इन्होंने 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को क्यों भर्ती किया? अगर ये कहते हैं कि जी PIA ऑलरेडी ओवर स्टाफ थी, तो खुद ब खुद भी ये लेके आते जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब पिछली हुकूमत में आए थे, उसके बाद ओपन स्काई पॉलिसी की थी, फिर दूसरी में आए थे तो उसके बाद एयर ब्लू शुरू की थी, और अब तीसरी में आए हैं तो अब इन्होंने PIA को प्राइवेटाइज करने की। तो ये जब भी आते हैं हमेशा इनको PIA ही क्यों नजर आती है? पता नहीं, मैं ये अपने भाइयों सारों के साथ यहाँ खड़ा हूँ। जो इदारा आपके 300 अरब की सालाना फकी लगा रहा हो ना, तो ये पता नहीं कैसा महसूस करेंगे, लेकिन वो बोझ है इनकी जेबों पे, मेरी जेबों पे पड़ रहा है। लेकिन मैं अपने लोगों को इसकी खातिर गोली नहीं मार सकता। तरीकाकार तो बेहतर होना चाहिए देखें ना कि ये एम्प्लॉइज की वजह से तो नहीं है ना, ये तो हुआ बड़े मेगा करप्शन पर, जो जहाज बेच के खा गए जी, जो अपने क्रोनीज को लगाना। और अगर ये रेशियो पायलट्स ये एम्प्लॉइज का पर जहाज ज़्यादा है, तो ये इस वजह से भी तो है कि जहाज भी कम हो गए, इनके जहाज भी खड़े हो गए, जहाज भी बेकार हो गए, इनको लीज लेना चाहिए था। फिर लैंडिंग राइट्स के एतबार से भी तबाह किया। लैंडिंग राइट्स दिए रेसिप्रोकल अंदाज से, यही दिए जाते हैं। हम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो सारी एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही हैं। ये खड़े हैं डॉक्टर इमरान हसन PIA के, इनके साथ मिलकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं नासिर जाफ़र साहब के साथ मुलाकातें होती रही। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दी है, 4 हफ्ते पुरानी बात है, कि जी प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम PIA को रीस्ट्रक्चर करके रिकवर कर लेंगे और नए मैनेजमेंट के साथ जहाज़ लाएंगे, जो अखराजात हैं उसकी कटौती करेंगे और हम इसको वायबल बना लेंगे। 4 हफ्ते पहले ये बात हम सुनते हैं फ्रॉम द टॉप मैन, और जनाब 4 हफ्ते बाद ये ज़बरदस्ती रोल करते हैं। ये जो कॉरपोरेशन को कंपनी में तब्दील किया, उसके अंदर किसी की नहीं सुनी। असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट के बावजूद ये घसीट कर ले गए इस बात को। अच्छा, आपकी इजाज़त हो तो मैं इनकी ज़बानी सुन लूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर इमरान है, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ JECPIA का जी। और आज प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या अश्योर करवाया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो भाइयों थोड़ा सा पीछे उन्होंने बड़ा कैटेगरीली ये बात कही थी कि बेशक ये हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं अगर ये मेरे पास लेके भी आएंगे तो मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और आपको फिलहाल कोई प्राइवेटाइज करने की हम बात नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर ने खुद एश्योर किया, ये सर 17 दिसंबर को, एंड वी बिलीव हिम। हमने बड़े आराम से उसके बाद में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भूल गए नहीं जी, उसका सर मैं एक सॉरी टू से मैं कट कर रहा हूँ इनको। आपका क्या? हिदायतुल्लाह खान, डिप्टी कन्वीनर JECPI। ये क्रॉस क्वेश्चन मैंने ही किया था जब मीटिंग ख़त्म हो रही थी। मैं कि सर आप क्या शोर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक पीपल पार्टी से था तो उसकी नज़रें मुझ पर ही थी। तो मैंने कहा आप क्या शोर कर रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन पे नहीं जा रहे, और 26% शेयर अगर आप देंगे तो हमारे जॉब्स का क्या होगा, क्या आप? तो कह रहा मैं हूँ। मैं कह जी वो तो मैं भी हूँ, होने का तो कोई एतबार नहीं कि 5 मिनट के बाद शायद मैं भी नहीं और आप भी नहीं। कह रहा मुझे मानना चाहते हैं, मैं क्या अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी से बादशाह वक्त है और बादशाहत है आपकी। अच्छा, तो कोई ऐसी बात भी जवाब आपने सारे मौजूद मेहमानों से पूछ लें। उस पर उसने कहा कि हाँ मैं इंश्योर करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा जी आप रिटर्न में दे दें कि टेल दे रिटायरमेंट किसी स्टाफ को नहीं निकाला जाएगा, और उस पर इसहाक डार ने इशारा करके मना कर दिया, और आज तक वो रिटर्न हमें नहीं मिल सका। जो कोई ऐसी बात भी थी आरिफ साहब या आपके अली साहब, आपके नॉलेज में हो या आपकी इमरान साहब, कि कोई हम किसी से बातचीत तय करके इसको, आइए आप भी बलोच साहब आइए, किसी से पहले से
तय किया हुआ था कि हमने कतर को देना था या उसको देना था, ये कोई ऐसी बात भी थी? हुई अफवाहें हैं इस बात की, क्या इस बात की अफवाहें हैं? किस रिश्तेदार को है? उस सबको पता है, नाम बोले सर, नाम मुझे उसको पूरा याद नहीं, चौधरी साहब कोई है। कोई कौन सा चौधरी? मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, मगर रिश्तेदार कौन है जी? कौन सा चौधरी मुनीर, नाम मुझे पूरे अंदर चौधरी मुनीर साहब, उसको देना था। हाँ जी, उससे शुजात अजीम उसका पार्टनर, शुजात अजीम पार्टनर है। उसका पार्टनर किसी सबूत की बुनियाद पर कह रहे हैं या 100% सबूत के साथ कह रहे हैं? कह रहे हैं दुश्मनी तो हमारे, मैं एयर लीग का सीनियर नायब सदर हूँ। नाम बताइए अपना। नदीम कैसर शाह। अच्छा, 20 साल से नवाज शरीफ का, मेरे नाम हम नाम है, सही बात बताइएगा। 20 साल से नवाज शरीफ का अलम बुलंद किया हुआ इस PIA के अंदर सब गवाह हैं। आज PIA किसको जा रही थी? PIA नाम बोलिए। शुजात अजीम खरीदना चाह रहा है और चौधरी मुनीर जो है शुजात अजीम का पार्टनर है रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज में। ये जो आज सारी दुनिया की एयरलाइन लैंड कौन सी कंपनी थी जिसने लेना था? कंपनी का नाम बोलिए उसका। जो रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज बता रहे हैं ना, रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज। जी, ये चौधरी मुनीर और शुजात अजीम पार्टनर है। तो आप भी बलोच साहब ये कहते हैं? देखिए जी, मैं इस वक्त किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमने ये है ऐसी बात या नहीं है, ये बताइए। यकीनन मेलाफाइड इंटेंट है इसमें, 100% मेलाफाइड इंटेंट है। और जिस तरीके से एविएशन पॉलिसी आई है, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ, जिस तरीके से ये बिल पास हुआ, अपेरेंटली यही लग रहा है। और उसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि जी, आज अभी मेरी एक चैनल पे बात हुई, उन्होंने ये फरमाया कि जी आपने तो कोई नोटिस ही नहीं दिया, कुछ बताया नहीं, आपने एकदम ये ऐसा काम कर दिया। मैंने उनको बताया कि 5 दिसंबर को या 4 दिसंबर को ये ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद से लेके आज तक लोग एहतजाज। आपके नॉलेज में है ये कोई रॉयल सर्विसेज जो है वो इसको लेने वाली? रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज है और अब तो ये डनाटा ऑफ पाकिस्तान बन गई। इनके पास इस वक्त जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने GSAs हैं, मेरे ख्याल में PIA के पास भी नहीं है। रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज और डनाटा? रॉयल एयरपोर्ट सर्विस इज लाइक अ डनाटा राइट नाउ। रॉयल एयरपोर्ट सर्विस की बात हो रही है। अच्छा, ये तो ये भी कह रहे हैं कि जिनको बेचने की नियत थी उससे नवाज शरीफ साहब के यहाँ रिश्तेदारियाँ भी हो गई हैं। जी, आप अली साहब, आप इसके ऊपर वो पेपर वर्क काफी कर रहे हैं, आपके भी नॉलेज में है ये? देखें जी, इसको सिंपली इस तरह किया जा सकता है कि जी अभी जो शहादतें हुई हैं, आपके नॉलेज में है ये? जी बिल्कुल है जी। हम ब्रेक लेनी है, मैं बस ये इतना सी बात कर दूं कि जो शहादत हुई है उसकी FIR एक तो कटनी चाहिए, जो भी परवेज रशीद साहब पे कटनी चाहिए, चौधरी निसार साहब पे कटनी चाहिए, यहाँ पे वजीर आला पे कटनी चाहिए, और जो प्राइवेटाइजेशन पे खरीदेगा इसको, ये हमारे लॉयर हैं, काउंसिल में बताएंगे FIR किस पे कटनी चाहिए। आइए, आपका इसमें आगे आइए। आई एम जावेद मीर एडवोकेट। FIR हमने रिसीव करवा दी है थाने पे। किस थाने में? एयरपोर्ट थाने पे। और उसमें सबके नाम है, परवेज रशीद का भी है और शुजात अजीम का है और बहुत सारे लोग हैं। नाम बोलिए जिसके खिलाफ आपने अंदराज किया। मुझे कॉपी दीजिए FIR की। और कॉपी हमने कल सुबह जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मलिर के पास केस भी बना लिया, वो सुबह इंशाल्लाह फाइल करेंगे। हाँ। आपने नॉमिनेट किस किस को किया FIR में, उसका नाम बोलिए। नॉमिनेट जो है इसके अंदर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, परवेज रशीद, शुजात अजीम, इरफान इलाही, मकसूद, ब्रिगेडियर आसिफ। और ब्रिगेडियर आसिफ कौन है? ब्रिगेडियर आसिफ ये इनके हैं जनरल मैनेजर हैं PIA के, जिन्होंने ये सारी कॉन्स्पायरेसी हैच की है। आपको FIR की कॉपी मिल गई है? अभी नहीं मिली। ये FIR हमने रिसीव करवा दी है थाने पे। ये आपने दरखास्त रिसीव कराई है? FIR की कॉपी? ये 154 का स्टेटमेंट है। आप ये 164 का स्टेटमेंट है। आपका क्या इसमें ग्रामी है? शेख जावेद मीर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, PIA की तरफ से? मैं जैक भाई का काउंसिल हूँ। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। PIA के हेड ऑफिस में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं, जहाँ PIA के ये सारे वर्कर्स जो हैं एहतजाज कर रहे हैं। हम चेयरमैन PIA साहब, आज पता चला मुझे पाकिस्तान वापस आ गए हैं। अगर वापस आ गए हैं तो हमसे रब्ता कायम करें। हमारे प्रोड्यूसर्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ उनके वर्कर्स सड़कों पे हों, 2 को गोली लगी और वो दुनिया से चले गए और 6 बुलेट इंजरीज़ के साथ पड़े हैं, तो उनको सामने इनके साथ आके बैठना चाहिए, घर में आराम नहीं करना चाहिए। मेरे पास तारिक फजल चौधरी साहब भी हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले ये फरमाइएगा, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? ये लोग आपसे कोऑपरेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और आज अगर अनआर्म्ड थे, ये प्रोटेस्ट करने जब निकले थे, आप लोगों ने इनके ऊपर गोली क्यों चलाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये जो वाक़या हुआ है इस पर बहुत गहरे अफसोस का और दुख का इज़हार करता हूँ। आपने रद्द-ए-अमल की बात की है। मैं समझता हूँ कि कोई भी फ़र्द का उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, बाहैसियत एक इंसान के, बाहैसियत एक पाकिस्तानी के, इस तरह के वाक़े के ऊपर दुख के इज़हार और अफसोस का इज़हार, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो बात आज यहाँ पे
हुई है इस्लामाबाद में, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। किसी तरह की कोई डायरेक्शन हुकूमती इदारे, हुकूमती एजेंसी, वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, मैं बड़े वसूख से ये बात आपको बता रहा हूँ, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को किसी को ये डायरेक्शन नहीं थी कि मुजाहिरीन को खुदा न खास्ता वो गोली चलाई जाए या इस अंदाज से ताकत का इस्तेमाल इस अंदाज से किया जाए। ऑटो पे चल रही होती है आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के, जिसका दिल आता है गोली चलाते, कोई तरीका कार होता है ना, आप फायरिंग का ऑर्डर देते हैं, उसके बगैर तो फायर ऑर्डर होती है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें वहाँ पे आपको रेंजर्स के लोग भी नजर आए। रेंजर्स चूंकि एक आप ये कह लें कि आप उसे नीम फौजी कह लें एक लेमैन लैंग्वेज में, और गोली किसने चलाई? पब्लिक का एक एहतराम। तारिक साहब गोली किसने चलाई? मैं अर्ज करता हूँ, आपकी तहकीकात क्या है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं एक बस उसी तरफ आ रहा हूँ। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि रेंजर्स का जो पब्लिक के साथ एक एहतराम का रिश्ता होता है वो पुलिस से डिफरेंट होता है। पुलिस के साथ लोगों की दींगा मुश्ती भी होती है, पथराव भी होता है, शेलिंग भी होती है। रेंजर्स के साथ थोड़ा लोगों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। आपकी तहकीकात क्या बताती है? गोली किसने चलाई? पानी वहाँ के तारिक फजल साहब, आपने इत्तला ली गोली किसने चलाई? नहीं, देखें अभी तक इस बात के ऊपर बिल्कुल तफ्तीश भी जारी है और ये हकायक बिल्कुल सामने लाए जाएंगे। मैं ये कतई तौर पे इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं वसूख से ये बात कह सकूँ कि गोली कहाँ से चली, सामने से थी, पीछे से थी, किसने चलाई, किसने शरारत की, और अगर किसी ने वहाँ पे जितने मेरे पास लोग खड़े हैं ये हमारे भाई सारे, ये आपके इस वादे के ऊपर एतबार नहीं करेंगे। आपने आज तक ये नहीं बताया मॉडल टाउन में गोली किसने चलाई थी, किसने हुक्म दिया था, तो अब आपकी बात पे क्यों यकीन रखा जाए कि अब आप बताएंगे? उसकी तो तहकीकाती इदारे, जॉइंट जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं, उनकी रिपोर्टें आ चुकी हैं, लेकिन ये जो क्या उसने ये बताया किसके कहने पे गोली चलाई गई थी? जिम्मेदारों को हमने सामने बेनकाब किया है। बिल्कुल, उसमें मेरा ख्याल है कि न सिर्फ वो लोग बेनकाब हुए हैं बल्कि मलिक साहब वो लोग तो जेल में हैं इस वक्त, पुलिस के एसपी के लेवल से लेके अफसरान और उसके साथ दाएं बाएं। तो मैं उनके नाम तो नहीं आप दोबारा चेक करिएगा, बता सकूं, लेकिन दोबारा चेक करिएगा, आज तक इस रिपोर्ट से हम बाहर नहीं आ पाए कि जेआईटी की कौन सी रिपोर्ट दुरुस्त जेल में डाला गया है। पता करिएगा, आज तक यही तय नहीं हुआ कि जेआईटी की कौन सी रिपोर्ट दुरुस्त है, उसके बाद ही आप किसी को सजा देंगे ना। नहीं, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल, मैं अगर आप कहेंगे तो कल ही अपना प्रोग्राम में मैं आपको सारी तफसीलात दे दूंगा। आप कल लेके आइएगा तफसील, जस्टिस बाकिर की रिपोर्ट साथ लेके आइएगा। जस्टिस बाकिर को पंजाब हुकूमत ने तफवीज़ किया था ना कि रिपोर्ट दें, वो मेरे पास आज तक रिपोर्ट मैं कहता हूँ कि आप पब्लिक कर दें, आप लोग पब्लिक नहीं करते। मेरे पास उसके कुछ सफ़ात हैं, कहेंगे तो कल मैं स्क्रीन पे डाल मैं जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन आरिफ अलवी साहब साथ हैं, आपका इस मामले में काफ़ी वास्ता है। हम इस मामले लोगों को मार के इस कदर बेहिसी का मुजाहरा क्यों करते हैं? पहले बेहिसी का मुजाहरा करते हैं, उसके बाद इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने सुना ये है कि बाज़ लोगों ने, PMLN के लीडर्स ने ये कहा है कि एम्प्लॉइज़ ने गोली चलाई थी। मैं कहता हूँ सारा वीडियो फुटेज मौजूद होगा, किसी एम्प्लॉय ने, यहाँ सब खड़े हैं, बहुत सारे जख्मी हुए, किसी की कॉलर बोन टूटी, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, सब, और औरतों को मारा इन्होंने लाठियों से। मैं कहता हूँ यहाँ गवाह मौजूद होंगे कि किसने गोली चलाई। तो इस तरह से झूठ पर भरोसा नहीं किया जाए, मैं समझता हूँ बड़ी सख्त ज्यादती है। कल के रोज़ इन्होंने ये तय किया था रेंजर्स के साथ कि कहाँ तक ये प्रोसेशन जाएगा इनका। आज सुबह आकर इन्होंने उस प्लान को ख़त्म किया, उसकी वजह से भी एक रिजेंटमेंट हुआ, और मैं समझता हूँ कि फिर उन्होंने एक लकीर खींची, और इस तरह से इंसानों की लकीरें खींची जाती हैं कि इससे आगे जाओगे तो गोली मार देंगे। कोई ये कॉलोनियल निज़ाम है, कोई ये अंग्रेज़ यहाँ पर आए हुए हैं कि जो इन मासूमों के ऊपर गोली चलाएं? अंधेरे यार, मैं मजम्मत भी करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो ये लोग बता रहे हैं जो FIR काटी है, मैंने इनसे सवाल ये किया कि आपने पुलिस के खिलाफ FIR कटवाई या नहीं कटवाई? अगर रेंजर्स ने मारा है लोगों को और लोगों ने देखा है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये है कैसे अभी तक कोई विटनेस नहीं मिला मुझे। मैं यही कह रहा हूँ ना, तहकीकात। ये यहाँ पे सब कह रहे हैं कि पहचानते हैं उन बंदों को जिसने गोली चलाई, आप उसको पहचान? मैं पहचानता हूँ, मेरे सामने उसने इनको टीवी मेरे सामने बुलेट मारा उसने। 2 बंदे थे रेंजर्स के, एक के पास गन थी, एक के पास पिस्टल था, मेरे सामने बुलेट मारा उन्होंने। किसी के पास कोई उस वक्त हमें तस्वीर किसी के पास? तस्वीर शायद मिल जाएगी, शायद मिल जाएगी। लोगों ने कहा है उनके पास है, छोटी दाढ़ी वाले थे दोनों। बहुत सारे लोगों के पास फुटेजेस मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम आपको देंगे, तो ये हम जमा कर लेंगे और होपफुली हम आपको पहुंचा देंगे। आप हमें पहुंचाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आज सारा दिन इस काम पे लगाया। जो बेस्ट अवेलेबल अभी तक की फुटेज है वो वाली है जो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, और वो समा का लड़का रिपोर्ट कर रहा है और उसके पीछे से फायर होता है। इधर से वो बैटन चार्ज कर रहे हैं और अंदर वाली साइड से फायर की आवाज़ आती है। उसके अलावा हमारे पास कोई क्लिप नहीं है। देखिए, बहुत सारी फुटेजेस जो हैं, बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए हैं, उनके फ़ोन्स में भी हैं, वो भी आएंगी। और इसमें मैं डिमांड करता हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए,
एक कमीशन सेटअप हुए और वो इसको वाज़े तौर पे इसकी पूरी इंक्वायरी करे, जितने विटनेसेस मौजूद हैं इन सब के बयान कलमबंद करे, उससे सब साफ नज़र आ जाएगा कि कौन पहले आप में से कौन कौन देगा। एक सवाल कर, हम गवाह हैं, आप गवाही मैं देंगे? गवाह हूँ, आप देंगे? आप गवाह हैं? नहीं, ये नहीं है, आप गवाह हमने आंखों के सामने देखा है। अदालत में जाएंगे सर? बिल्कुल हमने आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमने और सर यहाँ मारे डंडे, हाँ लोगों ने यहाँ डंडे मारे लेडीज के हमारी। सर एक बात और बता दूं, जो डॉन न्यूज का कैमरामैन है उसने बेकायदा उनकी वीडियो बनाई है और पूरी जिसने वहाँ फायरिंग की है, और जब उसने वीडियो बनाई है तो जो रेंजर्स के दूसरे एहलकार थे वो देख रहे थे उसे, और वो आए और उन्होंने उसके बाजू पे आके डंडे मारे और उसका बाजू ऐसे टूट गया। और नहीं एक मिनट सर, एक मिनट उसका जो कैमरा था जहाँ से टूटा है, वो जहाँ से उसने पकड़ा था वहाँ टूटा है, बाकी उसका कैमरा बिल्कुल ठीक था। मैंने उठा के दूसरे किसी चैनल का कोई कैमरामैन था, मैंने उसे दिया है, और उस लड़की को मैंने खुद एम्बुलेंस में डाला है, वो कह रहा था कि मेरा बाजू टूट गया है। और वो जो डॉन न्यूज का जो कैमरा है उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है, मेरी मीडिया अगर वो रेंजर्स नहीं लेगी तो नहीं सर, रेंजर्स नहीं लेके गई है, वो उसके एम्बुलेंस में मैंने खुद रखा है, और वो जो दूसरा कैमरामैन था वो भी उस एम्बुलेंस में ही बैठा है, और दोनों एक साथ गए। दूसरा कैमरामैन किसका था सर? अब मैं उस वक्त अफरा तफरी का जुडिशियल इंक्वायरी की बात बिल्कुल सही है, हम सब यहाँ पर इत्तेफाक करते हैं, मगर एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल की जाए। इतने सारे गवाह, ये मामला जो 2-3 महीने चलता है, इसमें गवाह भी गायब करा दिए टीवी के ऊपर कह रहे हैं ना गवाही देंगे। मैंने बिल्कुल होंगे, इन लोगों के सबके ये बिल्कुल सही बात है कि फौरी तौर पे इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द अज जल्द इसका फैसला भी होना चाहिए, ताकि जो प्रोसीडिंग्स हों वो हों, ताकि लोगों को जो किसी तरह वो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स के तहत चेंज किया जाता है, लॉयल्टीज़ बदल दी जाती है, या फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट से वापस किया जाता है, वो ना हो इसमें। और ये जो बता रहे हैं कि जो कैप्चर किए हुए हैं जो मोमेंट्स, वो बाकी अभी सिर्फ कह रहे हैं, मुझे मिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा, अभी तक मिले नहीं है, मैंने नहीं देखे। ये मेरे मोबाइल में जो क्लिप्स हैं ये मोर और लेस वो हैं जो समर टीवी के क्लिप्स हैं। मोमेंट्स ना हो तो ये गवाह यहाँ पर मौजूद है, उनसे गवाही ली जाए यार। ये सारे गवाही देंगे, हम सारे जुडिशल इंक्वायरी पे चीफ मिनिस्टर साहब ने आज ऑर्डर कर दिया है, वो कल लेटर लिखेंगे चीफ मिनिस्टर साहब को, जुडिशल इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह, वो बात हो चुकी है। जहाँ तक क्लिपिंग्स की बात है, इसके अलावा ये जितना एरिया है यहाँ पे सीसीटीवी का नेटवर्क है, सामने टीसीएस का ऑफिस है, उनके पास भी सीसीटीवी है प्रोवाइडेड के वो चलता हुआ, वो अभी पता चला है कि वो डिस्ट्रॉय कराने की, उसको डिलीट कराने की कोशिश की जा रही है। फैक्स कर दिए गए हैं कि उन सबको प्रिजर्व किया जाए, डीजी सीसीसीए और एएसएफ को फैक्स चले गए हैं कि उसको प्रिजर्व करें। आप उसकी कॉपी निकलवाइए ना, तो हमें दिखाइए, हम टीवी पे चलाते हैं, टीवी पे चलाते हैं। बंदों की जिम्मेदारी कम है, ये हुकूमत की साजिश इस प्राइवेटाइजेशन मुहिम को दबाने की वो बड़ी है। बंदे भी पकड़े जाएं, मालूम किया जाए, और हुकूमत की ये साजिश मैं समझता हूँ कि पीआईए वालों ने और हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि अब मर जाएंगे मगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। बुलेट ढूंढ वाला किधर है? वो साहब किधर है? आप इनके साथ आरिफ अलवी साहब, ये आपने नारा बहुत बड़ा मारा है, लेकिन इनके साथ आप वहाँ धरने में तो 120 दिन बैठे थे, इनके साथ बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। मैं तो सुबह से दूसरी तीसरी मरतबा आ रहा हूँ और मैंने इनसे कहा है कि कल अगर खड़ा होना हो ना, हमें आवाज़ दें, हम खड़े होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे यार? मजदूरों के हुकूक के लिए एंटी प्राइवेटाइजेशन प्लेटफॉर्म पर हम सब इकट्ठा हैं। यानी मैं सिर्फ अपनी बात भी कर रहा हूँ और साथ साथ सारी अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की है, उनको भी मैं ऑन बोर्ड ले रहा हूँ इस बात पर कि हम सब। सईद गनी साहब से पहले पूछ लें। सईद गनी साहब, आपकी हुकूमत इस पे जुडिशल कमीशन का तज़किरा हो रहा है, कितना एक्सपीडिशियसली लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे? देखिए, मैं तो ये बात सुबह से कह रहा हूँ कि अगर इसमें कोई सिंध हुकूमत का भी कहीं हाथ नज़र आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि अगर कोई सिंध का पुलिस का अफसर हो या कोई सिंध का सियासी आदमी हो, अगर वो कहीं मुलविस हो, उसको छोड़ दिया जाए। किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और ये मैं भी इत्तफाक करता हूँ इनसे कि ये बात छुपने वाली नहीं है। अगर तो सीसीटीवी फुटेज ज़ाया करवाई गई तो फिर आप समझ जाएं कि ये काम कहाँ से हो रहा है। ये ना मेरे इख्तियार में है, क्यों ज़ाया करवाई जाए, इख्तियार में है, ना सिंध हुकूमत के इख्तियार में। आप वो फुटेज अभी ले और अभी हमें दें, हम टीवी चैनल पे चलाते हैं उसको। नहीं, अब देखें, आप भी समझते हैं, ये बाज़ ऐसे अफराद होते हैं जिनको जब पता होता है कि हमारी पकड़ हो सकती है तो ये चीज़ें गायब कर दी जाती हैं। लेकिन अगर आपको फुटेजेस मिल गई
तो आपको इन दोनों शहीदों के कातिल भी मिल जाएंगे और ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये अभी अलवी साहब ने जो बात कही है ना, मैं ये बात पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, PMLN की हुकूमत जितना जोर लगा ले, PIA की निजकारी नामुमकिन है, ये नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि नहीं कर सकते ये। ब्रेक ले लें जी, आप ब्रेक ले सकते हैं, हमारे साथ रहिए। PIA के हेड ऑफिस में हम PIA के वर्कर्स के साथ मौजूद हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स कोशिश कर रहे हैं कि एक ज़ख्मी शख्स हैं उनसे हम बात करें जिनको गोली लगी पेट के अंदर, और वो ख़ुद बता पाएँ कि अगर उन्होंने किसी को देखा कि गोली मारने वाला कौन था। हमारे प्रोड्यूसर साहब लाइन उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही कनेक्ट हुई तो मैं उनसे बात आपकी करवाऊँगा। बराह रास्त उन्हीं से सुनवाएंगे कि वो मारने वाला कौन था। लेकिन इसका कोई तरीक़ाकार क्या होगा, कोई इसके ऊपर रोशनी डालेगा? अली साहब आप रोशनी डालें, कोई इसका जुडिशल वे क्या है? देखिए जी, इसकी फौरी तौर पे जैसे एप्लीकेशन दी है FIR के लिए, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसकी FIR कटनी चाहिए, और जो जो नॉमिनेटेड हैं उसमें उनको शामिल तफ्तीश करते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन फौरी तौर पे स्टार्ट हुए। जुडिशल कमीशन फॉर्म हुए, उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे वहाँ पे इस पर डिलिब्रेशंस हों और जल्द अज जल्द इसका रिजल्ट पता चले कि इसमें एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, एक जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके बावजूद स्टेट की इस तरह फोर्स इस्तेमाल की गई। वो साहब थे जो कह रहे थे मैं आई विटनेस हूँ, वो साहब कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा? आपने भी आंखों से देखे? गवाही देंगे आप आगे आए इधर, थोड़ा सा इनकी दिखाए ना, बंद कर दें। आप आई विटनेस है? पास आए मेरे पास, आप आई विटनेस? जी। अदालत कल बुलाएगी तो गवाही देंगे? जी हाँ देंगे। आप भी आई विटनेस? मैं आई विटनेस। आप आई विटनेस? मैं आप आई विटनेस? मैं आई विटनेस हूँ। आप भी आई विटनेस? ये सारे आई विटनेस हैं सर, आपको मिलने चाहिए। यहाँ तो सर हजारों में है। इनायत को मिले कीजिए। आप इनायत को लेके गए हैं, गोली चलाते हुए आपने देखा? हमने देखा ना सर। आप भी इनके भी दिखाई? इन्होंने, आपने भी देखा गोली चलाते हुए? बिल्कुल, मैं ही लेके गया था। आप कल को वो जब वो दिखाना पड़ेगा, कल अदालत बुलाएगी, गवाही देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में ये 3-4 गवाह स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। एक चीज़ की एहतियात कर लिए कि ये पुलिस इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट और रेंजर्स के कॉन्फ्लिक्ट का ये बेबी बन जाए। मैं कहता हूँ इसको जुडिशल इंक्वायरी हो, और जो विटनेसेस आपके यहाँ ये दे रहे हैं है ना, हाँ, तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। जिन लोगों ने यहाँ गवाही देने का, इनसे तो सुन लीजिए, इनसे सुन लीजिए कि ये आंखों देखा हाल क्या बता रहे हैं। उसको आप रॉ एविडेंस हाल में मैं थोड़ा सा अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि इनमें से जो लोग जख्मियों को लेके भी गए हैं ना आगे, वो भी कहानी बता रहे हैं जो आई विटनेस अकाउंट नहीं है। तो मैं किसी और को तो आई विटनेस है, बीच में थे हम, मेरे सामने बुलेट, मैंने आपको बताया कि दोनों ने मेरे सामने बुलेट मारा इस तरह। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? दो लोग थे, बाकी रेंजर्स पीछे थी। दोनों यूनिफॉर्म में थे? दोनों यूनिफॉर्म में थे, दोनों छोटी छोटी दाढ़ी वाले थे, छोटी छोटी दाढ़ी वाले, दोनों यूनिफॉर्म में थे। दोनों यूनिफॉर्म छोटी छोटी दाढ़ी वाले। आपने भी देखा दोनों यूनिफॉर्म में थे? झूठ बोलेंगे, हमारे साथी शहीद हुए। हम यहाँ पे, हमें रेंजर से क्या है, रेंजर्स जब हम में से गुजरी है उससे 2-3-4 मिनट पहले हमारे तमाम लोगों ने रेंजर जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, वेलकम किया है रेंजर्स को, नारे रेंजर जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और उसके 3-4 मिनट बाद उन्होंने हमारे साथ, ये 2 लोगों ने, वो ऐसे लग रहा था जैसे, क्यों हमें समझ नहीं आ रही उन्होंने क्यों ऐसे किया। हालांकि मेरा तो ख्याल ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन के हवाले से इसको मेरा नहीं ख्याल। मलिक साहब को मेरी आवाज आ रही है। ये सारी साजिश तारिक साहब नहीं थी, ये लोग अनआर्म्ड थे। सबसे बड़ी बात ये अनआर्म्ड थे, न लाठी थी। मलिक साहब, अलवी साहब की बात सुननी थी तो हमें किस लिए आपने बुलाया था? तो और अच्छा काम कर लेते इससे। तारिक साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपने अलवी साहब को इतना सुनना था तो हमें किस लिए बुलाया था आपने? अकेला इनके साथ प्रोग्राम करते, वन साइडेड प्रोग्राम करते। देखिए, गुजारिश ये है, आप प्रोग्राम के आखिर 5 मिनट रह गए हैं। नहीं, वन साइडेड का मतलब है कि 5 मिनट रह गए हैं। कोई आपने अगर हमारा मौकफ सुनना था तो हमें थोड़ा टाइम दें। अगर आप 5 मिनट भी मेरे से छिपे में गुजारेंगे तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, मेरी इनसे दरख्वास्त है कि ये इस इशू को जिस सतह के ऊपर ये है, जिस अंदाज से लेना चाहिए, एक जिम्मेदार अपोजिशन की हैसियत से उसी अंदाज से लें। मैंने इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि ये यकीन दिलाया हुकूमत की तरफ से कि हम इसके जिम्मेदारान को सामने भी लेके आएंगे और इंशाल्लाह उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई भी होगी। ये रिपोर्ट छुप नहीं सकती, न कैमरे की आंख से छुप सकती है,
और ना जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी आंख से छुप सकती है। दिनों में कौम को लेकिन ये एक और मामला वादा करिए यहाँ पे लाइव प्रोग्राम में। कितने दिनों में मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें, मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें ना। ये मामला काबिल मज़म्मत है, इसकी एक और अपनी जगह पे अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मामले को सामने रख के जो अपोजिशन सियासत करने की कोशिश कर रही है कि मर जाएंगे, निजकारी नहीं करने देंगे, मैं निजकारी करने या ना करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो एक अलग मामला है। क्या PIA की निजकारी होनी चाहिए या नहीं, मुल्क और कौम के मफाद में है या नहीं, इसको उस तनाजुर में देख के बात करें। अगर वो ये समझते हैं कि इसकी निजकारी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, हमारे साथ बैठ के बात करें। अगर हमने उन्हें कन्विंस कर दिया कितने दिनों में रिपोर्ट देंगे, वो और बात है। कितने दिनों में इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, ये आप 12 दिन 14 दिन कोई टाइम फ्रेम देंगे? नहीं, मेरा ख्याल है उससे बहुत पहले जो आज यहाँ पे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सर्कल्स में, हुकूमती सर्कल्स में ये बात हुई है, बहुत जल्द इंशाल्लाह, 12 दिन तो बहुत ज्यादा है, बहुत जल्द इंशाल्लाह इसके तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। एक हफ्ते में बताएंगे, एक हफ्ते में बताएंगे, एक हफ्ते के अंदर यकीनन एक हफ्ते के अंदर आपका वादा है पाकिस्तानी कौम से कि इसकी पूरी तफसील सबको आगाह करेंगे। मैं नदीम साहब, मैं वजीर दाखिला तो नहीं हूँ, मेरे पास वजारत दाखिला नहीं है, लेकिन आप इस वक्त अपनी हुकूमत के वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर वादा कर रहे हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। मुकम्मल तौर पे हम इस बात पे यकसू हैं कि एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट कौम के सामने रखेंगे। एक हफ्ते के अंदर जी तारिक फजल चौधरी साहब वादा कर रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर 1 लाइन, ओनली 1 लाइन। सर अभी तो सबसे पहले तो इन्होंने कर्ज निकाला है कि जी लाजमी सर्विस एक्ट के हवाले से उसको वापस लेंगे। अगर ये इतने सीरियस हैं कि इतनी जुडिशल इंक्वायरी करेंगे, उसको फौरी तौर पे वापस। सईद गनी साहब आप भी 1 लाइन है। बात यह है कि जब तक ये रऊनियत, ये तकब्बुर, ये गुरूर का रवैया रहेगा, ये मामलात को ठीक नहीं कर सकते। पहले तो ये पाकिस्तानियों को इंसान समझें, कीड़ा मकोड़ा ना समझें, अपनी राय ना समझें। ठीक जनाब, ये तारिक फजल चौधरी साहब ने नाम पूछ कर ये बात की है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इंक्वायरी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पुलिस भी आती है, होनी जुडिशल है। अपने लोगों पर लाठी बरसाना, गोली चलाना, इससे ज़्यादा बुरी हरकत हो नहीं सकती। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हम इस इशू को फॉलो करेंगे कमिंग प्रोग्राम के अंदर। नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।